एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप से फ्लो करता है, सो जो उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, फ्लूइड डायनामिक इज स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स की और फ्लूइड डायनामिक्स की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल, one of the leading educational channels for pharmacy by leading experts and guides in the field of pharmacy. So don't forget to like, share and subscribe Pharmacy India YouTube channel. और वीडियो शुरू करने से पहले don't forget to download Pharmacy India mobile app. So बिना किसी देरी के let's start today's topic. So आज का जो टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो आता है अंडर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के। अब इंजीनियरिंग नाम सुन के आपके मन खटक रहा होगा कि हम तो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कहाँ से आ गया? वेल, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज इंजीनियर करनी है, बनानी है। पर यहाँ पे इंजीनियरिंग से मतलब है कि फार्मेसी इंडस्ट्री में जो मशीन्स यूज होती है उन्हें हैंडल कैसे करना है, और अगर आप उन्हें हैंडल करना चाहते हैं तो उसके पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। सो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जानने से पहले मुझे लगता है फ्लूइड्स क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो फ्लूइड्स ये मतलब होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी हो या फिर क्षमता हो कि वो फ्लो कर सके। अब फ्लो का मतलब क्या? फ्लो का मतलब ये है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ये अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो यही फ्लो का मतलब होता है। सो जो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है उसे फ्लूइड्स कहेंगे। सो ऑब्वियसली जितने भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, पानी हो, ऑयल हो या कोई लिक्विड मेटल हो, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सके, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, इसलिए उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या गैसेस भी फ्लूइड्स हो सकते हैं? वेल, वो हो सकते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि फ्लो का मतलब ही है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। एंड गैसेस के पास भी ये एबिलिटी है कि वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तभी तो हम जब घर के बाहर देखते हैं तो पत्ते उड़ रहे होते हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, कपड़े उड़ रहे होते हैं। सो गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड। सो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर कंसिडर्ड टू बी फ्लूइड्स। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जानते हैं। फ्लूइड हमें पता चल गया है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? वेल, ऐसा कोई सब्सटेंस, हम एक सब्सटेंस को कब बोलेंगे कि वो फ्लो हो रहा है? तो हम उसे तब बोलेंगे कि वो जब डू नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे एक वाटर है, एक ग्लास है, उसके अंदर मैंने पानी भरा है। सो अभी के लिए पानी ने इस ग्लास का शेप ले लिया है, ठीक है, ये इसका ग्लास का शेप ले लिया, ये इसका अभी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म बन चुका है। बट मैं इसी जब ग्लास को एक बाउल में डाल दूंगा, इस ग्लास के पानी को जब मैं एक बाउल में डाल दूंगा, तो जो पानी है वो एक बाउल का शेप ले लेगा। तो मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म से वो हट गया, एक नया शेप ले लिया। इसी बाउल के पानी को अगर मैंने किसी वास के अंदर डाला तो फिर वो जो पानी है वो वास का शेप ले लेगा। सो घूम फिर के ऐसा है कि पानी का कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, हम जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। सो अभी हमने फ्लूइड समझ लिया, फ्लो ऑफ फ्लूइड समझ लिया। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। सो फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब क्या है? जब कोई रुका हुआ पानी है और जब हम उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं उसे फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। सो व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक? फ्लूइड स्टैटिक इज स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। कोई रुका हुआ पानी हो और उसकी जब स्टडी करें तो उसे फ्लूइड स्टैटिक कहेंगे। वहीं पे जब कोई बहता हुआ पानी होगा या बहता हुआ लिक्विड होगा या बहता हुआ फ्लूइड होगा, उसकी जब स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे फ्लूइड डायनामिक। सो व्हाट इज फ्लूइड डायनामिक? फ्लूइड डायनामिक इज स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स की और फ्लूइड डायनामिक्स की कंबाइंड स्टडी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो पानी है, अगर वो वाटर है, तो फ्लूइड स्टैटिक ना बोल के हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स एक ही चीज है, बस फर्क इतना है कि जब जिस फ्लूइड की बात हो रही हो अगर वो वाटर हो तो वो हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। वहीं पे सेम अगर वो हाइड्रोडायनामिक्स में भी कि अगर जिस फ्लूइड की बात करें वो वाटर हो तो फ्लूइड डायनामिक्स ना बोल के हाइड्रोडायनामिक्स बोलेंगे। हाइड्रोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स सेम चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
सो वैसे अभी आपके मन में आ रहा होगा कि फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज होता है। सो वैसे कई जगह यूज होता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं उसके। एक एग्जाम्पल है कि पासिंग ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द रिएक्शन सिस्टम। जैसे कि कोई सिंथेसिस, अगर आप किसी कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे हो तो बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि पाइप्स के थ्रू लिक्विड्स और गैस को भेजा जाता है इनटू द रिएक्शन सिस्टम, जहां पे रिएक्शन करवाना है। सो अगर जब पाइप्स के थ्रू भेज रहे हैं तो फ्लूइड का बिहेवियर कैसा होगा, उसके फ्लो का बिहेवियर कैसा होगा, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही नहीं, अब आपने कॉफ सिरप देखी होगी तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, कॉफ सिरप होता है, उसको भी हम ऐसे हाथ से नहीं भरते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर मशीन्स होती हैं जो ये काम करती हैं। जैसे कि ऐसे ये बॉटल है मान लो, सो यहाँ पे ना एक पाइप लगी होती है जो यहाँ से ना सीधा सिरप को इसके बॉटल के अंदर भर देता है। और ये पाइप को इस तरीके से डिजाइन होता है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिरप को ही भरेगा सिर्फ। सो इवन पैकेजिंग में मतलब इसमें भी काम आती है कि फिलिंग में भी फ्लो फ्लूइड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सो एक एक करके अब पढ़ते हैं। पहले फ्लूइड स्टैटिक्स में आते हैं और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। सो फ्लूइड स्टैटिक का क्या मतलब है वो हमने पहले ही जान लिया है कि फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब कि स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। सो इसमें ना 2 प्रिंसिपल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है वो जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। जब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये एक कंटेनर है और इसमें वाटर भरा हुआ है, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ेगा हर डायरेक्शन से वो एग्जैक्टली सेम होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ कंटिन्यूअस फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कंटेनर को देखिए, इसमें अलग अलग शेप के सब कंटेनर्स हैं यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, सो मुझे ये पता चलता है कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सो मतलब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करने वाले कोई भी पॉइंट्स का प्रेशर एग्जैक्टली सेम होता है। और इसी पॉइंट को, ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी दिखाया गया है एक इस यू ट्यूब शेप्ड कंटेनर से, कि यहाँ पे पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई ये दोनों एक ही लाइन पे आते हैं, इसलिए प्रेशर एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट वाई। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। ये 2 प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं। अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, प्रेशर डिफरेंस। सो मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंटेनर है, वो कंटेनर से पानी से भरा हुआ है, किसी फ्लूइड से भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। इसमें 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और पॉइंट ए में एक होल है, पॉइंट बी के यहाँ पे भी एक होल है। हमें ये दिख रहा है कि पॉइंट ए में जो वाटर बाहर निकल रहा है वो काफी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है और डायरेक्ट नीचे गिर रहा है। वहीं पे पॉइंट बी से जो पानी बाहर निकल रहा है वो काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे गिर रहा है। सो ऐसा क्यों है? वेल, इसका सिंपलेस्ट आंसर है कि दिस इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक प्लेन में नहीं लाई करते हैं, इनके बीच का प्रेशर भी अलग होगा। क्योंकि पॉइंट ए का अगर देखें, सो इसके ऊपर ये जो लिक्विड है ना, पॉइंट ए के ऊपर ये भी प्रेशर डाल रहा है और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। सो पॉइंट ए के ऊपर लिक्विड का भी प्रेशर है जो पॉइंट ए के ऊपर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी के ऊपर ए से बी के बीच में जो प्रेशर है वो लग रहा है। पॉइंट ए से लेके ऊपर, पॉइंट ए से जो ऊपर है उसका भी प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो प्रेशर है वो सेम नहीं है। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मैं पॉइंट ए से बी के बीच का जो प्रेशर है क्या मैं इसे मेजर कर सकता हूं? सो वेल यस, वी कैन मेजर इट। सो उसको और बहुत इजी डेरिवेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए डेल्टा पी लिखा है। डेल्टा पी यहाँ पे बस प्रेशर डिफरेंस को दिखाया जा रहा है, विच इज प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए। क्योंकि पॉइंट बी पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो ज्यादा है, पॉइंट ए पे कम पड़ रहा है, इसलिए पी बी माइनस पी ए। सो इसको मैंने डेल्टा पी में लिखा है। हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, विच इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
क्यों? क्योंकि जो पानी गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से ही गिर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया डिवाइडेड बाय एरिया। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वहां से हमें मास क्या मिल जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मैंने मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटू जी अपॉन ए विच इज एरिया। यही नहीं, मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट भी लिख सकता हूं, एरिया इंटू हाइट, सो मुझे उस जगह का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो डेंसिटी को मैंने यहां रो लिख दिया है, सिंबल से सिंबलाइज किया है। सो डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए। इन सभी को मैंने सिंबल्स में लिख दिया है, रो, ए फॉर एरिया, एच फॉर हाइट एंड जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यहां पे हमें यह पता चलता है कि ए से ए कैंसिल हो गया और जो बचा वो है रो एच जी। तो यहां पे हमें यह पता है, इसको मैंने बस आगे लिख दिया एच रो जी करके, डजंट मैटर। हमें यह पता है कि किसी लिक्विड का जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट ही है। सो जब ये दोनों चीज कांस्टेंट है, सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइट पे डिपेंड करता है प्रेशर? मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट डिफरेंस। मतलब इन दोनों के बीच में जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में प्रेशर होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज आगे जो हम मैनोमीटर्स पढ़ेंगे उस पे ये सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। सो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं प्रेशर डिफरेंस के। इट इज एम्प्लॉयड इन द वर्किंग ऑफ मैनोमीटर एज आई सेड, एंड इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन द बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो हम वापस आगे पढ़ेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, वो भी आगे देखते हैं। सो लेट्स कम टूवर्ड्स मैनोमीटर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। एग्जाम में काफी पूछते हैं, बहुत टफ नहीं है, मैनोमीटर्स बहुत इजी होते हैं। सो मैनोमीटर्स क्या होते हैं? मैनोमीटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस। ये ऐसे डिवाइस है जिनकी मदद से हम दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल काफी सिंपल है कि चेंज इन प्रेशर जो है विल कॉज द लिक्विड टू राइज और फॉल इन अ ट्यूब। कैसे वो हम देखते हैं। मैनोमीटर्स के ना 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइंड मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर जो है ये एक डिवाइस है जो मेजर करेगा प्रेशर एट अ सिंगल पॉइंट। वहीं पे डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है इट विल मेजर द प्रेशर एट एनी 2 पॉइंट्स। और इंक्लाइंड मैनोमीटर की हम थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले सिंपल मैनोमीटर में आते हैं। तो यहां देखिए सिंपल मैनोमीटर का ये एक डायग्राम है। यहाँ पे एज आई सेड कि सिंपल मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर प्रेशर एट अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे मैंने जो मैनोमीटर है एक यू शेप्ड ट्यूब है और उसके एक एंड पे मैंने एक गैस अटैच किया है, कंटेनर अटैच किया है जो गैस प्रोवाइड करेगा, और एक एंड इसका खुला है विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि ये गैस जो है समझो कि मैंने ये पाइप जो है इसके एंड से अटैच कर दी है और ये गैस का जो टैप है मैंने ओपन कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि गैस इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगा, इस ट्यूब को फिल करने लगेगा तो ये इस ट्यूब में इस जो पानी को है उसको पुश करने लगेगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पहले जो था जब मैंने गैस को नहीं अटैच किया था तो दोनों जगह पे एयर था। जब दोनों जगह पे एयर था तो दोनों जगह पे सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा था। देखो इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम था। पर अगर जब मैं यहाँ पे गैस भर रहा हूं तो ये गैस क्या करेगा, इस पानी को पुश करने लगेगा, एक प्रेशर अप्लाई करने लगेगा। सो जिसकी वजह से ये नीचे दबेगा और ये ऊपर जाएगा, पॉइंट ए नीचे जाएगा और पॉइंट बी ऊपर जाएगा, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये पहले से नीचे आ गया और पॉइंट बी जो है ये ऊपर चला गया। और मैंने जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में कहा कि प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट डिफरेंस। हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एच रो जी। अगर मेरे पास हाइट है और किसी लिक्विड का डेंसिटी पता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता होता है, सो मुझे प्रेशर डिफरेंस बहुत आसानी से पता चल जाएगा।
सो मुझे यहाँ पे हाइट नहीं पता चल सकती क्या, यहाँ से लेके देखिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच का जो हाइट है वो पता चल गया है। सो मैं उस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मुझे प्रेशर डिफरेंस बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ सिंपल मैनोमीटर वर्क्स। ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है, ये इतना सिंपल है कि आप इसको घर बैठ के बना सकते हो। देयर आर वेरियस यूट्यूब वीडियोस अबाउट इट, सो यू कैन वॉच इट। सो सिंपल मैनोमीटर, आप इसका शेप देख सकते हो कि जो मैनोमीटर का शेप है एक यू शेप्ड कंटेनर है, इसलिए सिंपल मैनोमीटर का दूसरा नाम यूट्यूब मैनोमीटर भी है। इसके अंदर जो लिक्विड यूज होता है ना यहाँ पे टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, ये जो है ये लाइट ऑयल हो सकता है, ये वाटर हो सकता है और ये मर्क्यूरी भी हो सकता है। मर्क्यूरी तो अब नहीं कोई यूज करता बिकॉज इट इज टॉक्सिक एंड इट ऑल्सो जनरेट्स टॉक्सिक फ्यूम्स, क्योंकि मैनोमीटर्स का कैसा होता है ना कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे ये सील पैक नहीं है, ये एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेरिक एयर से। सो जो मर्क्यूरी की फ्यूम्स है ना वो यहाँ से आराम से निकल के आ सकते हैं और जो इसका ऑपरेटर है वो उसे इनहेल कर सकता है। सो इट इज अ हजार्ड, इसलिए अभी कोई मर्क्यूरी नहीं यूज करता। सिंपल मैनोमीटर के ना सब टाइप्स भी हैं, इसके अंदर 4 टाइप है, पीजियो या पाइजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर विच इज जो अभी हमने पढ़ा, सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड सेंसिटिव ट्यूब मैनोमीटर। ऐसा ही सेट की मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर बहुत ही सिंपल है बिकॉज ऑफ इट्स, इसको इजी टू हैंडल करना है। तो इसके एप्लीकेशंस जो है इट इज टू मेजर द कंजम्पशन ऑफ गैसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है मान लो, और उसमें मैंने अगर 100 यूनिट्स ऑफ गैसेस पास किए और उसमें से 40 यूनिट्स फॉर सपोज कर लो कि केमिकल रिएक्शन ने कंज्यूम कर लिया, तो बचा 60 यूनिट्स ऑफ गैस। सो 100 यूनिट ऑफ गैस का ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा होगा, या तो कुछ तो प्रेशर होगा, और जो बचा हुआ गैस है 60 यूनिट्स ऑफ गैस, उसका भी तो कुछ प्रेशर होगा, ऑलबाइट की वो कम होगा 100 यूनिट्स ऑफ गैस से। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हम इसे आराम से मेजर कर सकते हैं कि कितना गैस कंज्यूम हुआ, जो विच इज 40 यूनिट्स ऑफ गैस इज कंज्यूम, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है ना पहले और बाद में। सो इस प्रेशर डिफरेंस से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना गैस कंज्यूम हुआ है। यही नहीं, मैनोमीटर्स को हम फ्लो मीटर्स के साथ अटैच करके फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे हम फ्लो मीटर्स में पढ़ने वाले हैं। सो एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैंने सिंपल मैनोमीटर के एक सिरे पे एक चेम्बर अटैच किया है जिसके अंदर जो गैस का प्रेशर मुझे पता लगाना था वो फिल था, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके दोनों सिरे से, दोनों एंड्स पे एक अलग अलग चेम्बर अटैच कर दूं और उन दोनों अलग अलग चेम्बर्स में गैस फिल कर दूं ताकि मुझे और एक्यूरेट रीडिंग्स मिले। सो इट इज पॉसिबल। तो यही है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर कि यहाँ पे देखिए 2 एंड्स है डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के। यहाँ पे एक एंड्स में हमने अटैच किया है चेम्बर को विच इज फिल्ड विथ वन टाइप ऑफ गैस, और उसके दूसरे एंड को भी हमने अटैच किया है किसी चेम्बर के साथ विच इज फिल्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस। ऑब्वियसली जब 2 डिफरेंट गैसेस है तो इनका प्रेशर डिफरेंस भी अलग होगा। ठीक है, सो मान लीजिए कि अगर गैस ए जो है इसका प्रेशर ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, गैस बी का जो प्रेशर है वो P2 है। सो गैस ए का अगर प्रेशर ज्यादा है सो वो इस ट्यूब में फिल होगा, इस ट्यूब में जो पहले से लिक्विड था उसे पुश करेगा, वो नीचे जाएगा और दूसरे एंड से ऊपर आएगा। सो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि इन 2, और मैं अगर इसकी हाइट है, इसे मैं अगर कैलकुलेट कर लूं सिविक स्केल रख के बाजू में, सो मुझे आराम से ये पता चल जाएगा कि इन दोनों गैस के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है। सो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर्स को जरा पढ़ते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स जो है इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स प्रेशर एट एनी 2 पॉइंट्स। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम 2 गैसेस, हम यहाँ पे 2 लिक्विड्स या फ्लूइड्स को या गैसेस को मेजर कर सकते हैं। सिंस हम 2 फ्लूइड्स या गैसेस को मेजर कर सकते हैं, इसका दूसरा नाम 2 फ्लूइड यूट्यूब मैनोमीटर भी है। इसके भी कुछ सब टाइप्स है, जैसे 2 पाइजोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसके एप्लीकेशंस क्या है, क्यों हम डिफरेंशियल मैनोमीटर्स यूज करते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर्स जो है वो थोड़े ज्यादा एक्यूरेट होते हैं सिंपल मैनोमीटर से, बिकॉज वहां पे 2 गैस चेम्बर्स है ना, सो हम दोनों साइड हमारे कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं। तो जब कंट्रोल्ड कंडीशंस होंगे तो उसकी वजह से जो रीडिंग्स हमें मिलेंगे वो भी एक्यूरेट मिलेंगे।
सो एप्लीकेशन में जरा उसका पढ़ते कि डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हम कब यूज करते हैं टू मेजर स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। जैसे अगर दो गैस के बीच में काफी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है तो इससे हम वो मेजर कर सकते हैं। इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज आई सेड। ये एरर फ्री है एंड इसको कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब आते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर में। सो इंक्लाइंड मैनोमीटर जो है, एक बात बता दूं कि ये भी डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही एक मॉडिफिकेशन है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। मतलब क्या है कि ये भी मेजर करता है प्रेशर को बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। इट मेजर प्रेशर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। बस फर्क ये है कि इसका एक साइड जो होता है वो इंक्लाइंड होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 2 चेम्बर से कनेक्ट है जहां पे हमारे 2 लिक्विड्स या गैसेस हम फिल कर सकते हैं जिनका प्रेशर हमें पता लगाना है। इसका हम ये देख सकते हैं कि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि कितना स्मॉल डिस्टेंस है इस इंक्लिनेशन की वजह से, क्योंकि इंक्लिनेशन है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे। सो उसकी वजह से जो ये हाइट डिफरेंस आएगा ये कितना स्मॉल होगा और हम इस स्मॉल हाइट डिफरेंस को भी इसमें मेजर कर सकते हैं। So let's learn about the application. So it increases the accuracy particularly for small pressure head. क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक इंक्लिनेशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे और जो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है इसके बाजू में, उसके बीच में बहुत छोटा सा जो डिफरेंस होता है ना हाइट में, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल बाय द बिफोर 2 मैनोमीटर्स। आई होप कि अभी आपको मैनोमीटर्स क्या होते हैं समझ गए हो। सो अगर आपको एग्जाम में मैनोमीटर्स आए ना, सो आपको क्या क्या लिखना होगा मैं बता दूं जरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल टॉपिक भी है तो आराम से लिख सकोगे। सो फर्स्ट आपको मैनोमीटर्स का डेफिनेशन लिखना होगा। व्हाट आर मैनोमीटर्स? जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैनोमीटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंसेस, तो ये 2 पॉइंट पहले लिख देना। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना, पूरा डेरिवेशन करते मत बैठना, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखना। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच रो जी। थर्ड पॉइंट, फिर जिस टाइप ऑफ मैनोमीटर पूछा गया हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि डिफाइन मैनोमीटर्स, डिस्क्राइब इस टाइप ऑफ मैनोमीटर एंड एक्सप्लेन एनी वन। सो कोई भी एक अपने पसंदीदा मैनोमीटर ले लो आप और उसको एक्सप्लेन करते बैठो। पहले आप ये थोड़े से पॉइंट्स यहाँ तक लिख देना जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, और फिर एक डायग्राम ये जो मैंने यहाँ पे दिए हैं वो जरूर बनाना भूलना मत बिल्कुल। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशंस कर देना। कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है, अपने मन से लिख सकते हो कि ऐसे बोलो कि अ यू शेप्ड ट्यूब इज फिल्ड विद अ लिक्विड, ठीक है, एंड दिस यू शेप्ड ट्यूब इज माउंटेड ऑन अ वुडन बोर्ड, दैट वुडन बोर्ड इज फिटेड विद अ स्केल, ठीक है, ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब देयर अ गैस चेम्बर इज देयर विच इज फिल्ड विद द गैस हुज प्रेशर इज टू बी कैलकुलेटेड। सो कंस्ट्रक्शन से इतना काफी सिंपल है। मैंने वर्किंग यहाँ पे बता दी थी कि कैसे अगर गैस अंदर आएगा तो वो लिक्विड को पुश करेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से लिक्विड को पुश करेगा, और जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से जो हाइट डिफरेंस आ गया उसको हम अगर वो हाइट कैलकुलेट कर ले और उसको फॉर्मूला में पुट कर दे तो हमें प्रेशर आराम से मिल जाएगा। सो मैनोमीटर्स लिखना, मैनोमीटर्स का डेफिनेशन और जो भी मैंने 2 पॉइंट्स दिए हैं, फॉर्मूला, कंस्ट्रक्शन, चौथा पॉइंट है वर्किंग लिख देना, फिर डायग्राम, एंड लास्ट में एप्लीकेशंस जो कि मैंने सबको प्रोवाइड किए। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जितना भी दिया उतना भी पढ़ोगे ना बहुत। सो अभी जितने भी हमने फ्लूइड, तो मैनोमीटर्स जो है ना वो फ्लूइड स्टैटिक्स पे बेस्ड है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो मैनोमीटर में अंदर का पानी है, अंदर का जो फ्लूइड है वो एक तरीके से रेस्ट में ही है, वो बस मोशन में कब आता है जब वो प्रेशर डिफरेंस आता है तब, पर वैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस आया बाद में वापस रुक भी जाता है। सो जो हम मेजर करते हैं वो एक स्टैटिक फ्लूइड को ही मेजर करते हैं, इसलिए वो फ्लूइड स्टैटिक का पार्ट है। सो अब फ्लूइड स्टैटिक खत्म हो गया, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स, आवर सेकेंड पार्ट। सो एज आई सेड, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जो पानी बहता हो, जैसे नदी में पानी बह रही है, किसी पाइप के अंदर पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, पानी होना जरूरी नहीं है, ऑयल हो सकता है, लिक्विड मेटल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। सो जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो या बह रहा हो, मोशन में हो, तब हम
फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं तब हम स्टडी ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स किया जाता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लूइड डायनामिक्स में, विच इज ऑफ लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसको जरा पता करते हैं। सो लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि इसमें एक फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में क्या होता है कि पानी जो है ना, एक समझो कि कोई फ्लूइड है और वो ऐसे, ये कंटेनर जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ है, ये कंटेनर जो है ये फ्लूइड से भरा हुआ है। तो ये एक अजम्पशन, मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड है उसको वो लेयर्स में रहता है, लेयर्स एटलीस्ट जो स्टैटिक है, इन हर एक लेयर्स की कोई ना कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। सो जब ये जो लेयर्स ऑफ वाटर है ये एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विदाउट इंटरमिक्सिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जा रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विदाउट इंटरमिक्सिंग, मिक्स नहीं हो रहे एक दूसरे से। सो उसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। तो व्हाट इज लैमिनार फ्लो? So when the fluid particles move in layers or laminars with one layer sliding over the other, it is known as laminar flow. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर पे स्लाइड करता है। स्लाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहा है ना। तो क्योंकि अगर मिक्स होगा तो स्लाइड नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड हो रहा हो ना, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रहे हो, तो उसे लैमिनार फ्लो कहते हैं। लैमिनार फ्लो बहुत ही स्मूथ दिखता है, इसके अगर अभी आप यूट्यूब में वीडियोस देखोगे ना, सो वो बाहर निकल रहा है ऐसा पता भी नहीं चलता, वो इतना स्मूथ दिखता है किसी लैमिनार फ्लो। सो उसके ऑपोजिट है टर्बुलेंट फ्लो, कि मान लो जब लैमिनार फ्लो की हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो लेयर्स की स्पीड है बढ़ती जा रही है। सो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो लेयर्स है ना ये मिक्स होना शुरू करेंगे। ये ऊपर की लेयर नीचे आएगी, नीचे की लेयर ऊपर जाएगी, पहली लेयर वापस उल्टी बहने लगेगी। सो जब ऐसा होने लगे ना कि लेयर्स का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो, सब एक आपस में मिक्स हो रहे, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एक लेयर यहाँ है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक अपने में ही घूम रहा है। सो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सो व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? When the flow obtains a certain velocity, it no longer remains steady and vortices or eddy currents. Eddy currents मतलब क्या होता है कि समझो कि इस डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ वाटर है, पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई वाटर सर्कुलर पाथवे में घूमने लग जाए तो उसे एडी करंट्स कहते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके फ्लो को, वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अपोज करता है। सो उसे एडी करंट्स कहते हैं। सो टर्बुलेंट फ्लो जब आता है ना तो वहां पे एडी करंट्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, हिंड्रेंस डालते हैं फ्लो ऑफ द वाटर में। सो दिस इज सो व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो? व्हेन द फ्लो ऑब्टेन्स अ सर्टेन वेलोसिटी, इट नो लॉन्गर रिमेन्स स्टेडी, और वर्टाइसेस या एडी करंट्स दोनों सेम चीज है, अपीयर्स। नाउ दिस इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। सो एज आई सेड कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आती है जहां पे लैमिनार फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है, जहां पे जो लेयर्स अब तक एक दूसरे में स्लाइड हो रहे थे वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। सो जो वेलोसिटी है जहां पे ये ट्रांजिशन होता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। सो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? वेल, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एट विच a laminar fluid or viscous flow changes into a turbulent flow. Okay, understood? So मेरा एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो एक लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है? वेल, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लैमिनार फ्लो शो करेगा, मतलब किस वेलोसिटी पे वो, या फिर जो फ्लूइड है वो लैमिनार फ्लो शो करेगा या टर्बुलेंट फ्लो शो करेगा। सो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड टाइप ऑफ फ्लो डिटर्मिनेशन, कि किस प्रकार का फ्लो हो रहा है, विच इज लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, और उसको मेजर कैसे करें। सो रेनॉल्ड्स नंबर जो है इट इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस। सो एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी फ्लो को अफेक्ट करने के जो फैक्टर्स है, वो किसी पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो को जो अफेक्ट करने के फैक्टर्स है वो 4 है। वो क्या क्या है? वो है डायमीटर ऑफ द पाइप। ऑब्वियसली छोटा डायमीटर होगा तो उसमें हो सकता है कि इस फ्लूइड अलग स्पीड से दौड़ेगा। बड़ा डायमीटर का पाइप होगा तो उसमें फ्लूइड जो है वो अलग विस्कोसिटी से दौड़ेगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंस लिक्विड का ऑब्वियसली जो भागने की स्पीड होगी
वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। एक लाइट जो कम डेंस होगा लिक्विड, उसकी जो स्पीड होगी फ्लो होने की वो अलग होगी। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज द थिकनेस और द थिननेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ज़्यादा थिक अगर फ्लूइड होगा तो वो धीरे वेलोसिटी से भागेगा, और थिक और थिन फ्लूइड जो होगा वो थोड़ा जल्दी भागेगा। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो जब हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं सो हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है विच इज इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्सेस को हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द पाइप मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिक्विड की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो जब हम इसमें हमें किसी फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो हमें पता होगी, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। किसी फ्लूइड की हमें डेंसिटी भी पता होती है, डायमीटर ऑफ पाइप भी पता होता है। विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी मशीन्स होती हैं, जो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ मशीन्स होती हैं, लाइक स्पीड, जिसकी वो स्पीड कैलकुलेट कर सकती है कि कितनी तेजी से वो फ्लूइड किसी पाइप में दौड़ रहा है। सो जब हम ये सब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में, तो हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिलेगा। सो जो नंबर आता है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हुआ तो जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो होगा, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हुआ तो फ्लो जो है वो लैमिनार फ्लो होगा। लैमिनार फ्लो का एक दूसरा नाम विस्कस भी है, स्ट्रीमलाइन भी है। और अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 4000 से ज्यादा होगा तो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ओके। और फिर क्या होगा कि जो 2000 अगर 4000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर हो तो अगर वो वैल्यू 2000 टू 4000 के बीच में आती है सो फ्लो जो है वो चेंज हो सकता है फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, ठीक है। ये एक ट्रांजिशनल फेज की तरह आप इसको एक देख सकते हो। सो दिस वाज रेनॉल्ड्स नंबर which is used to measure or found out what is that type of flow, whether it is laminar or turbulent. So हम रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से वो पता लगा सकते हैं। सो अब एक बहुत ही अंडरस्टूड, सो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई वुड से जो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, टॉपिक है विच इज बर्नौलीज थ्योरम, ओके। विच इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में इसका डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम, डिराइव द फॉर्मूला, ठीक है, एंड उसके एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, जो भी वो पूछेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। सो ये भी बहुत इजी है एक्चुअली में। सो बर्नौली क्या कहते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो पाइप का जो मुंह है वो काफी छोटा है, इसका जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है वो काफी छोटा है, पर आगे जाते जाते वो कैसे बड़ा होते जा रहा है। यहाँ पे जो एरिया है, इसका जो मुंह है कितना बड़ा है। सो जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ का और यहाँ का वो सेम नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। सो एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में जब हम बात करते हैं पाइप की, तो वैसे यहाँ पे ना नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप लोगे ना तो भी सेम ही चीज आने वाली है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला फिर भी उतना ही ट्रू है। यहाँ तो हम एक बस एक केस ले रहे हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जब एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मानो कि यहाँ से अंदर आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है, तो उसका जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी और उसके पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा, ये तीनों का सम जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और वो मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो हमें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो हमें कैलकुलेट करेंगे आगे चल के, वो हमेशा कांस्टेंट होगी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। सो मतलब क्या है कि जब एक फ्लूइड जो है, एक नॉन इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप से फ्लो करता है, सो जो उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगी, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसा है वो हम जरा देखते भी हैं। उसके पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कैसे है, हम उससे देखते हैं डिराइव कैसे किया है। कि समझो कि यहाँ से एक फ्लूइड एंटर हो रहा है, उसका प्रेशर 1 है, इस पाइप का डायमीटर या एरिया बोलो जो है वो एरिया जो है वो A1 है, ठीक है। ये पाइप जो है वो ग्राउंड से
h1 हाइट में ऊपर है और इसमें वॉल्यूम जो है वो v1 है। यहाँ से अगर वो समझो अंदर आया, यहाँ से फ्लूइड अंदर आया और यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा और यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट y इज P2 इज डिफरेंट। और ये जो पॉइंट y है ये ग्राउंड से h2 हाइट में है। सो एज आई सेड कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इन बर्नौलीज थ्योरम वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आता है। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं कि कैसे। पहले हम प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं। प्रेशर एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब एक फ्लूइड एक पाइप से फ्लो होता है तो समझो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी कोई प्रेशर डालता है, तभी जो इंडस्ट्रियल में आप जाओगे तो काफ़ी थिक वॉल पाइप होती हैं। वो जो पाइप्स की वॉल होती है काफ़ी थिक होती है ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए फ्लूइड के प्रेशर से। सो किसी प्रकार का तो प्रेशर डाल ही रहा है, सो इसलिए हमें प्रेशर एनर्जी भी देखना उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। सो प्रेशर एनर्जी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी और प्रेशर अलग है, ठीक है। प्रेशर एनर्जी की जब बात होती है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और ये जो है मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट x कैलकुलेट करने वाला हूँ एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट y हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। और अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम ये याद रखना कि जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट x होगी वो टोटल एनर्जी ऑन पॉइंट y दोनों सेम होंगे, क्योंकि एज आई सेड कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, उसकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो थ्रू आउट दिस फ्लूइड, यहाँ हो, इस पॉइंट में हो, इस पॉइंट में हो, इस पॉइंट में हो, थ्रू आउट दिस पाइप विल बी द सेम। सो इसलिए मैंने डेरिवेशन के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम टोटल एनर्जी एट पॉइंट x या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट x शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट y। सो अभी मैं टोटल एनर्जी जो है x पे कैलकुलेट करूंगा एंड टोटल एनर्जी क्या होती है? इट इज इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन फॉर पॉइंट x। सो प्रेशर एनर्जी क्या होता है? इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट x क्या है? P1 है और वॉल्यूम V1 है। V1 नहीं भी लिखोगे वैसे चलेगा, ठीक है। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? सो इट वुड बी P1 V1 पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे P1 V1 अपॉन V1। सो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल हो गया और बचा सिर्फ प्रेशर। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू P1, जो फ्लूइड पॉइंट x पे जो प्रेशर लगा रहा है वो है, उसके इक्वल होगा। लेट्स कम टू काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ mv², तो मैंने v की जगह पे यहाँ पे u ले लिया है, बाकी सब कुछ सेम ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता v लो या u लो, ठीक है। सो हाफ mu1²। u1 क्या है? क्योंकि जो स्पीड है फ्लूइड का एट पॉइंट x वो डिफरेंट होगा एंड स्पीड जो है एट पॉइंट y ऑफ अ फ्लूइड वो अलग होगा, ठीक है। सो हाफ mu1²। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसा होगा? सो ऑब्वियसली हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है उसको डेंसिटी कहते हैं। सो यहाँ पे उसको हमने रो से लिखा है, डेंसिटी को रो से दर्शाया है। सो हाफ रो u1², दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स कम टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सब आपने वैसे अपने 11th-12th में पढ़ा ही होगा, कुछ नया नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh1, ठीक है। mgh होता है सो पॉइंट x पे जो हाइट है, जो पॉइंट x है वो ग्राउंड से h1 हाइट में, इसलिए यहाँ पे h1 लिया है। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इट वुड बी mgh1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें एज आई सेड कि मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो रो gh1 इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो हम अब क्या करेंगे? टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 या पॉइंट x, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x। हमें प्रेशर एनर्जी क्या मिला? हमें प्रेशर एनर्जी मिला P1, यहाँ डाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी मिला रो u1 का स्क्वायर, यहाँ डाल देंगे।
पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला, रो जी H1 यहाँ डाल देंगे, ठीक है। सो उसी तरीके से इसी सेम मेथड को, इसी सेम डेरिवेशन को फॉलो करते हुए क्या मैं टोटल एनर्जी एट y नहीं निकाल सकता? इट वुड बी सेम, वैसे यहाँ पे P2 हाफ रो U2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2 ये आ जाएगा। सो हमें टोटल एनर्जी एट पॉइंट x मिल गया और टोटल एनर्जी एट पॉइंट y मिल गया। सो लेट्स रिमेंबर अगेन कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होगा थ्रू आउट द पाइप सेम होगा। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट x शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट y। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट x जो हमें पीछे मिला उससे लिख दीजिए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट y जो मिला उससे लिख दीजिए। सो हमें पता चल गया कि ये दोनों सेम ही हैं और उसको अगर हम इसमें लिख दें, कन्वर्ट कर दें, सो P प्लस हाफ रो U स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको मैंने बस इस फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि द थिंग इज ये दोनों कॉन्स्टेंट ही है। अच्छा, ये हो सकता है कि ये इंडिविजुअली ये डिफर करें, ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है ना ये डिफर करे, पर इनका जो सम होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये 5 ले लो, सो हो सकता है कि प्रेशर एनर्जी अगर 3 है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 1 मिले, सो इसका सम जो होगा वो 5 बन गया। वैसे अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी 2 है तो प्रेशर एनर्जी अगर 2 है तो काइनेटिक एनर्जी आपको 2 मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी 1 मिल गई। सो ये इंडिविजुअली देखो डिफर कर रहे हैं पर इनका जो सम होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा और यही जो टोटल एनर्जी, कांस्टेंट टोटल एनर्जी है वो सेम होती है थ्रू आउट दी पाइप। वैसे अभी आप अगर लिटरेचर में देखेंगे, आपको कॉलेज में ना शायद से ये फॉर्मूला दिखाया गया होगा और बुक्स में भी मोस्टली ये फॉर्मूला लिखा होता है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज यही फॉर्मूला है। इसको अगर इस पूरे फॉर्मूला को अगर आप रो जी से डिवाइड कर दे, जैसे कि P को हमने किया रो जी से डिवाइड, हाफ रो U स्क्वायर को हमने किया रो जी से डिवाइड, प्लस रो जी H को किया रो जी से डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे रो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दें। सो आप देखो कि हमें यही फॉर्मूला मिलता है। तो इस पूरे फॉर्मूला को रो और जी से डिवाइड कर दोगे तो हमें ऊपर वाला फॉर्मूला मिलता है। सो ऐसे टाइम पे जो ये P अपॉन रो जी है इसे प्रेशर हेड कहते हैं, हाफ U स्क्वायर अपॉन जी जो है इसे वेलोसिटी हेड कहते हैं और जो H एक सिंगल कंपोनेंट बचा उसे पोटेंशियल हेड कहते हैं। सो ये था पूरा बर्नौलीज प्रिंसिपल। पर बर्नौलीज प्रिंसिपल से निकल के क्या आता है, वह एक बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि बहुत आपने अक्सर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। तो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं अगर कहना चाहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अलग एरिया थे, पॉइंट x में छोटा एरिया था, डायमीटर छोटा था, पॉइंट y में डायमीटर बड़ा है, एरिया बड़ा है, ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया जो है is inversely proportional to velocity and velocity is also inversely proportional to pressure. Area is inversely proportional to velocity and directly proportional to pressure. ठीक है, मतलब क्या होता है इसका कि समझिए कि A पॉइंट में जब फ्लूइड एंटर कर रहा है इसका एरिया छोटा है, जिसकी वजह से इसमें इसका एरिया छोटा है तो इसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यही फ्लूइड जब यहाँ आता है, सो यहाँ जब हम देखते हैं कि यहाँ से जब बाहर निकलने वाला यहाँ का एरिया बड़ा है, सो जब एरिया इंक्रीज होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसलिए प्रेशर जो है वो बड़ा होगा। सो यही बर्नौलीज प्रिंसिपल बताना चाहता है। इसको पूरे को आप इस सिंगल से जो डब्बा दिया है इसमें आप समराइज कर सकते हो और इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इन द वर्किंग ऑफ वेंटूरी मीटर। वेंटूरी मीटर क्या है, एक फ्लो मीटर है टू मेजर द फ्लो, जो हम आगे पढ़ेंगे। वेंटूरी मीटर इज अ फ्लो मीटर, ठीक है। इन द वर्किंग ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में कैसे काम आता है कि एरोप्लेन्स का जो ये होता है ना, उनके विंग्स का, उनके पंखों का जो डिजाइन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि जब यहाँ से हवा पास होती है ना ये ऐसे, सो जो ऊपर जो हवा बहुत ना तेज वेलोसिटी से जाती है, ठीक है, बहुत फास्ट पास हो रही है यहाँ पे ना, बहुत फास्ट पास हो रही है ऊपर से, और नीचे से जो हवा पास होती है ना वो नॉर्मल स्पीड से जा रही है, वो कोई वैसे बहुत तेज नहीं जा रहा,
ठीक है, वो रिलेटिवली स्लो स्पीड से यहाँ नीचे से जा रही है। ऊपर जो है वो हाई वेलोसिटी से जाती है, क्योंकि ये पंख का ना डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसके ऊपर से जो एयर मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो तेज हाई वेलोसिटी से जाएंगे और नीचे वाले जो हैं वो स्लो वेलोसिटी से जाएंगे। ठीक है, सो मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो अगर हाई वेलोसिटी है, ठीक है, अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर कम होगा वहां पे। सो ऊपर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर कम होगा और नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। सो देखिए, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, सो प्रेशर हाई टू लो जाएगा। सो इसकी वजह से एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है प्लेन को कि उसको वो ऊपर उड़ने में मदद करता है। प्रेशर नीचे ज्यादा है ना, तो उसको ऊपर की ओर ढकेलता है प्लेन को, इसलिए वो प्लेन उड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके विंग्स का शेप ऐसा है, उसके ऊपर से जो हवा गुजरी उसकी हाई वेलोसिटी है। ठीक है, सो इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड ब्लोइंग ऑफ रोप। कभी कभी घर के छत उड़ जाते हैं ना, वो भी इसी वजह से, क्योंकि घर के छत के ऊपर से जो हवा बहुत तेज रफ्तार में जा रही है तो प्रेशर कम है और घर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो कैसा होता है कि और प्रेशर हमेशा हाई टू लो जाता है। सो वो घर के छत को ही उड़ा बैठता है, पूरा घर का छत उड़ जाता है। कभी देखना वीडियोस, बहुत यूट्यूब में है। तो इसके लिमिटेशंस क्या है कि बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है वो आइडियल फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ। और आइडियल फ्लूइड क्या है? ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन हो और इरोटेशनल हो। सो आइडियली ऐसा कोई भी, ऐसे सारे के सारे प्रॉपर्टीज किसी एक फ्लूइड में तो नहीं देखने मिलते। ठीक है, सो इसका मतलब ये है क्या कि ये बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है, ये जो हमें फॉर्मूला मिला वो गलत है? नहीं, इसमें बस कुछ एक्स्ट्रा ये बोलते हैं ना कि टर्मिनोलॉजीज ऐड हो जाती है टू मेकअप द लॉज ऑफ एनर्जी इन वन वे और अनदर। बाकी मोटा मोटा ये अभी भी उतना ही सेम है, इट इज जस्ट एज यूजफुल। सो ये था पूरा बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल में याद रखना कि ये जो उसका एक तरीके का डेफिनेशन है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, इसको डेरिवेशन जो है बहुत ही सिंपल डेरिवेशन मैंने प्रोवाइड किया है, तो ये डेरिवेशन लिख देना एग्जाम में। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये बना देना, इसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस दे देना। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो बर्नौलिस थ्योरम से हमें मिल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम फ्लो मीटर्स पढ़ेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट वापस से यूटिलाइज होने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये याद रखना। सो अब आते हैं एनर्जी लॉसेस में। सो एनर्जी लॉसेस एक काम करते हैं, हम बाद में पढ़ते हैं, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं मेजरमेंट ऑफ रेट फ्लो ऑफ फ्लूइड से, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, कि एक फ्लूइड के रेट ऑफ फ्लो को कैसे मेजर करना। सो इसको मेजर जो करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्लो मीटर। सो ये जो चार यहां दिख रहे हैं ना, ये फ्लो मीटर है। सो अब रेट ऑफ फ्लो को ना तीन तरीके से मेजर कर सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये सेकंड वाला है। फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना उतना पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा ज्यादा एम्फेसिस इन सेकंड वाले पे होगा। सो हम तीन तरीके से रेट ऑफ फ्लो को मेजर कर सकते हैं। इट इज बाय डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग। सेकंड इज बाय हाइड्रोडायनामिक मेथड, उसके अंदर भी 4 मेथड्स है, ऑरिफाइस मीटर, वेंट्यूरी मीटर, पाइटॉट ट्यूब एंड रोटामीटर। एंड थर्ड इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इनमें से फर्स्ट और थर्ड जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है, पर जो बीच का जो है ना हाइड्रोडायनामिक मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट वेइंग मेथड में आता है, यहाँ पे ये गलत है, ध्यान देना। डायरेक्ट वेइंग मेथड में क्या होता है कि जो एक फ्लूइड है जो एक पाइप से फ्लो हो रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली वे करते हैं। सो इसकी वजह से हमें रेट ऑफ फ्लो पता चल जाता है। सो ऑब्वियसली हम ये, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, हम किसी लिक्विड को तो कलेक्ट कर सकते हैं पर गैसेस को कैसे कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करेंगे भी तो वे कैसे करेंगे। ठीक है, सो ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और ऊपर से ना इंडस्ट्री में ना काफी लार्ज कमर्शियल स्केल में क्या होता है कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स को हैंडल करना होता है। सो हर उतने लार्ज क्वांटिटीज को वे करना इज अ हैजल ऑन इट्स ओन, काफी मुश्किल है। सो कमर्शियल स्केल में भी ये तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। तो ये मेथड तो कोई इस्तेमाल नहीं करता इन इंडस्ट्री।
ठीक है, दोस्तों सेकेंड मेथड है ना हाइड्रोडायनामिक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ऑरिफाइस मीटर में आते हैं। इसके अंदर ऑरिफाइस मीटर है, ठीक है, वेंट्यूरी मीटर है, पाइटो, ये सब हाइड्रोडायनामिक मेथड्स के अंदर है। पाइटो ट्यूब है, रोटा मीटर है। इसके अंदर पहले अब ऑरिफाइस मीटर में आते हैं। ऑरिफाइस मीटर का सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पाइप है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है, दिस इज अ पाइप, और इस पाइप में से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब मुझे ना इस फ्लूइड का कि किस रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड मानो कैलकुलेट करनी है। वो मैं कैसे कर सकता हूं? हम क्या करेंगे ना, इस पाइप में एक स्लिट डाल देंगे। समझो ये पाइप है और इसके बीच में ना मैंने एक स्लिट डाल दिया, और इस स्लिट में ना एक अपर्चर होगा या ऑरिफाइस होगा। ऑरिफाइस या अपर्चर मतलब क्या होता है? होल, छेद। इसमें एक बहुत छोटा सा छेद होगा, ठीक है, ये वही स्लिट है, देख रहे हो, ये स्लिट लाल कलर की, और इसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा अपर्चर है, छेद है, ऑरिफाइस है, इसलिए इसका नाम ऑरिफाइस मीटर है, क्योंकि यहाँ पे स्लिट में एक ऑरिफाइस है। पहले तो आराम से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लूइड फ्लो हो रहा था, पर अब क्या होगा, ये जो ब्लैक कलर का ना, ये पाइप नहीं है, ये फ्लूइड है, ठीक है, तो पाइप मत मान लेना। अब क्या होगा कि पहले जो फ्लूइड सीधा सीधा चला जा रहा था, इस स्लिट के कारण, जिसमें एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल डायमीटर का एक ऑरिफाइस है, अब इट विल बी फोर्स टू गो थ्रू दिस। अब उसके फोर्स किया जाएगा कि वो इससे जाए, और हमें पता है बर्नौलिस प्रिंसिपल के हिसाब से कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। यहां से जो पानी अब फ्लूइड निकलेगा, उसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी पर प्रेशर यहां पे कम होगा। और इसके पहले जो यहां पे पॉइंट ए मान लो, यहां पे जो फ्लूइड है, इसका वेलोसिटी तो कम होगा पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। सिंस ये जो फ्लूइड है, इसको हम फोर्स करें कि एक छोटे से अपर्चर से, ऑरिफाइस से, और ऑरिफाइस के थ्रू जाए, और जब एरिया छोटा हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। इस फ्लूइड के देखो थोड़ा ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जहां से फ्लूइड एंटर करता है उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, और जहां से फ्लूइड एग्जिट करेगा उसे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। इसी से जो अब ये जो डिफरेंस इन वेलोसिटीज है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, ये मशीन कैलकुलेट कर सकती है, ठीक है। यही नहीं, अगर मैं इसमें, इस सेटअप में जो ऊपर दिया है, इसमें अगर मैं एक मैनोमीटर जोड़ दूं, फ्लो के साथ साथ, रेट ऑफ फ्लो के साथ साथ मुझे प्रेशर डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक मैनोमीटर फिट कर देंगे, और हमें पता है कि पॉइंट बी में प्रेशर कम है, पॉइंट ए में प्रेशर ज्यादा है। ऑब्वियसली कोई किसी तो हाइट डिफरेंस आएगा उसकी वजह से, और इस हाइट डिफरेंस को हम मेजर करके प्रेशर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वीना कॉन्ट्रैक्टा किसको बोला गया? इट इज नथिंग बट कि यहाँ पे जब फ्लूइड यहाँ से गुजर रहा है तो सबसे कम इतना पतला सा हो गया ना, देखो ना। द पॉइंट वेयर द डायमीटर ऑफ द फ्लूइड इज वेरी स्मॉल, उसे वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। क्या जो मैंने अभी पढ़ा है, एक बार पढ़ के देखिए कि वही प्रिंसिपल है क्या। When a fluid is suddenly allowed to pass through the narrow constriction, the velocity of fluid at the orifice increases compared to the velocity of fluid in the upstream. मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो इस ऑरिफाइस में था, फ्लूइड का वेलोसिटी इस ऑरिफाइस से जब गुजरा तो उसका बढ़ गया कंपेयर टू अपस्ट्रीम, जहां से वो एंटर हो रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द प्रेशर अकॉर्डिंग टू द बर्नौलिस प्रिंसिपल, जो मैंने समझाया, एट द ऑरिफाइस कंपेयर टू द प्रेशर इन द अपस्ट्रीम। वेलोसिटी बढ़ा एट पॉइंट बी, उसकी वजह से प्रेशर घटा। वहीं पे अपस्ट्रीम जो पॉइंट ए में क्या हुआ, वेलोसिटी कम थी तो प्रेशर बढ़ गया। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका कि डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड प्रेशर्स की वजह से, तो ये जो डिफरेंस है हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, मतलब रेट ऑफ फ्लो कि कितने तेजी से वो यहाँ से जा रहा है। एक फ्लूइड किसी पाइप से भाग रहा है, पाइप में दौड़ रहा है, वो मेजर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमने मैनोमीटर अटैच कर लिया तो उसके प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन पे अगर बात करें तो अगर एग्जाम में आएगा तो पहले उसका प्रिंसिपल लिखना। कंस्ट्रक्शन भी अगेन बहुत सिंपल है कि एक थिन प्लेट होती है कंसिस्टिंग ऑफ अ शार्प अपर्चर, अपर्चर मतलब ऑरिफाइस, जिसके थ्रू एक फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, इसके हम अगर हम इस सेटअप के हम एक मैनोमीटर कनेक्ट कर दे तो हमें प्रेशर भी मिल जाएगा। वर्किंग जो मैंने पहले ही समझा दिया है, बस फर्क है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है U नॉट इज इक्वल टू C नॉट अपॉन U नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू रूट ऑफ 2G इंटू डेल्टा H। तो ये क्या ये इस अगर इस फॉर्मूला में हम किसी चीज को रखते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हमें वेलोसिटी मतलब क्या है, फ्लो ऑफ रेट, रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C नॉट क्या, इट इज कोएफिशिएंट कांस्टेंट जो हर पाइप का अलग होगा। ठीक है, तो वो दिया रहेगा 2 इंटू जी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, और डेल्टा जी इज द डिफरेंस इन प्रेशर जो कि हमने मैनोमीटर से कैलकुलेट कर लिया। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज होंगी, हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो, कितनी स्पीड से कोई फ्लूइड दौड़ रहा है वो मिल जाएगा। सो इस मीटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है? सो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज इजी टू यूज, ये इजी है, अभी देख सकते हो ना, क्योंकि कुछ करना नहीं है, बस जो पाइप रहेगा उसके बीच में बस एक स्लिट जिसमें एक पर्टिकुलर डायमीटर का अपर्चर होगा उसे फिट कर दो, बाकी काम अपने आप होगा। इजी टू यूज, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज इजी टू इंस्टॉल, बस एक स्लिट घुसाना है वहां पे। इट विस्कस फ्लूइड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दिस, हम इसमें ना इसकी मदद से हम विस्कस फ्लूइड जो थिक फ्लूइड्स होते हैं इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हेड लॉसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, प्रेशर जो यहाँ से प्रेशर जो वेरी कर रहा है, जो प्रेशर बदल रहा है उसकी वजह से ना एनर्जी में लॉसेस आते हैं वो ज्यादा, और इसको कैलिब्रेट करने की नीड होती है। जैसे हर बार आपका जब यूज करोगे तो यू नीड टू कैलिब्रेट दिस इंस्ट्रूमेंट। सो मोस्टली इसको हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस लाइक फॉर स्टीम लाइन्स। अभी पाइप्स में ना, इंडस्ट्री में ना पाइप्स में ना स्टीम दौड़ाई जाती है, भाप जिसको कहते हैं, सुपर हीटेड स्टीम्स दौड़ाई जाती हैं ताकि हम फॉर सम रिएक्शन हो, ठीक है, किसी तरीके की मशीन के वर्किंग के लिए। सो उसके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। सो लेट्स कम टू आवर सेकेंड फ्लो मीटर विच इज वेंट्यूरी मीटर। सो एक बात बता दूं कि वेंट्यूरी मीटर और ओरिफाइस मीटर दोनों का प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ना सिर्फ इनके कंस्ट्रक्शन में है कि इनका जो हुलिया है ना किस तरीके का दिख रहा है, बस उसमें डिफरेंस है। बाकी इनका प्रिंसिपल और इनकी वर्किंग लगभग पूरी तरीके से सेम है। जैसे कि ओरिफाइस मीटर में हमने क्या लिया था कि एक स्ट्रेट पाइप में हमने एक स्लिट को अंदर डाला था, एक स्ट्रेट पाइप में हमने एक स्लिट घुसाया था और उस स्लिट में एक पर्टिकुलर डायमीटर था। वेंट्यूरी मीटर में क्या करेंगे, हम पाइप का ही शेप बदल देंगे। पाइप का शेप कुछ इस तरीके से बदलेंगे कि ये आगे आगे जब पाइप आएगी तो वो टेपर होते जाएगी, नैरो होते जाएगी। ठीक है और एक टाइम के बाद हम वापस से वो, तो यहाँ देखिए जो पाइप है ये दोनों यहाँ से आ रहे हैं और एक टाइम के बाद टेपर होते जा रहे हैं, नैरो होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है, जहां से जब आएगा फ्लूइड, सो इट विल बी फोर्स टू गो थ्रू दिस नैरो पैसेज, जो बहुत ही छोटा सा पैसेज है ना, इसमें से जाने के लिए उसको फोर्स होना होगा। और मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ का एरिया कम है, तो जब एरिया कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। सो जो फ्लूइड एट पॉइंट बी जो होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और फ्लूइड एट पॉइंट ए विच इज अपस्ट्रीम, यहाँ पे वेलोसिटी तो कम होगी और प्रेशर ज्यादा होगा। और इन दोनों, तो इसकी वजह से और इस डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की वजह से हमें आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लो रेट। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में अगर मैंने एक मैनोमीटर कनेक्ट कर लिया सो मुझे आराम से डिफरेंस इन प्रेशर भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसको अगर मैंने इस फॉर्मूले में डाला, दिस इज अगेन कोएफिशिएंट कांस्टेंट जो हर मटेरियल का अलग होता है और ये कांस्टेंट होता है, दिया रहता है, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज प्रेशर हेड। तो ये सब अगर हम पुट कर देंगे प्रेशर डिफरेंस तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। सो अगेन वेंट्यूरी मीटर और ओरिफाइस मीटर का जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली सेम है, फर्क उनके सिर्फ स्ट्रक्चर, उनकी जो डिजाइन है उसमें ही आता है। इनफैक्ट उनकी वर्किंग भी सेम है।
यहाँ पे जो स्लिट था, यहाँ पे एक थ्रोट होता है, ये जो नैरो पैसेज है इसको थ्रोट कहते हैं, ठीक है। और ये अच्छा ये भी कि वेंटुरीमीटर का जो एक साइड होता है ना, अपस्ट्रीम वाला साइड, उसका जो ये टेपर्ड सेक्शन होता है काफी शॉर्ट होता है, देख रहे हो, इसलिए इसको शॉर्ट टेपर्ड सेक्शन कहते हैं। वहीं पे जो डाउनस्ट्रीम वाला साइड होता है ना, उसका टेपर्ड सेक्शन काफी बड़ा होता है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको लॉन्ग टेपर्ड सेक्शन कहते हैं। अपस्ट्रीम मतलब क्या है, जहां से पानी एंटर, जहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है। डाउनस्ट्रीम मतलब जहां से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि इट इज मोर, हेड लॉसेस जो है यहाँ पे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं, प्रेशर की वजह से यहाँ पे लॉसेस काफी कम है, ठीक है। पावर लॉसेस आर लेस, और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है कंपेयर टू ओरिफाइस मीटर। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही एक्सपेंसिव, इसका इंस्टॉलेशन काफी एक्सपेंसिव है, फैब्रिकेशन इज हाईली टेक्निकल। अब आते हैं अपने थर्ड हाइड्रोडायनेमिक मेथड पे, विच इज पाइटॉट ट्यूब। पाइटॉट ट्यूब अगेन इसका प्रिंसिपल भी वही बर्नौलिस थ्योरम पे ही बेस्ड है, बस इसका जो डिजाइन है वो काफी अलग है वेंट्यूरी और ओरिफाइस मीटर से। आते जरा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक पाइप है, उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सो पाइटॉट ट्यूब में क्या होता है कि एक बहुत ही नैरो सा पाइप होता है, और इसका एक ओपनिंग होता है, वो जो अगर इस डायरेक्शन में फ्लूइड है ना, तो उसका मुंह इस डायरेक्शन में होगा पाइटॉट ट्यूब का। सो होता कैसे कि यहाँ से अब जब वो फ्लूइड जा रहा है, सो कुछ जो यहाँ पे फ्लूइड है वो तो आगे पीछे, यहाँ ऊपर के फ्लूइड आगे चले जाएंगे, नीचे के फ्लूइड भी आगे चले जाएंगे, पर ये जो यहाँ से है ना, ये फ्लूइड इसके अंदर जाएंगे और स्क्वीज होंगे। अगेन उनको छोटी जगह पे फोर्स किया जाएगा कि वो छोटी जगह से नीचे जाए। तो अगर जब वो छोटी जगह से नीचे जाएंगे तो सेम वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया कम हो गया, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होगी और यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होगी, और उस डिफरेंस को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में पुट करके। और अगेन ये एक मैनोमीटर से भी कनेक्ट है, सो हम प्रेशर डिफरेंस भी प्रेशर डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम और इन सबको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें आराम से वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का फर्क ये है कि यहाँ पे u नहीं u स्क्वायर है, तो ये बात ध्यान रखना, इट इज u स्क्वायर इज इक्वल्स टू cv इंटू रूट ऑफ 2g इंटू डेल्टा hp, एंड दिस cv क्या है, अगेन कोएफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ पाइटॉट ट्यूब, तो हर मटेरियल का अलग होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल देखिए अलग वही, और इसको जो ये इसका मुंह है ना, ये पाइटॉट ट्यूब का, इसको सेंसिंग एलिमेंट कहा गया है। सेंसिंग एलिमेंट क्यों, क्योंकि यहीं पे फ्लूइड एंटर होने वाला है एक स्मॉल होल से, इसलिए इसको सेंसिंग एलिमेंट कहा गया है। सो व्हेन द सेंसिंग एलिमेंट, इसका प्रिंसिपल जानते हैं, व्हेन द सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रीम, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एज आई सेड बर्नौलिस थ्योरम। इसलिए बर्नौलिस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे जितने भी फ्लो मीटर है उसी पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन आते, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है कि इस पाइप के अंदर हम एक इंसर्शन मीटर अटैच, तो पाइटॉट ट्यूब को ना इंसर्शन मीटर भी कहते हैं, वैसे ही ओरिफाइस मीटर को और वेंट्यूरी मीटर को वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं, तो ये उनका अलग नाम है, तो ये ध्यान रखना। सो पाइटॉट ट्यूब को इंसर्शन मीटर और ओरिफाइस मीटर को एंड वेंट्यूरी मीटर को वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑल्सो नोन एज इंसर्शन मीटर, एज आई सेड द साइज ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट जो है वो स्मॉल होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ फ्लो चैनल। एज आई सेड की जो फ्लो चैनल है ना, ये पाइप के कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो काफी छोटा होगा, एंड द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर। सो इसके एडवांटेज क्या है कि मेजर, ये इसका एक एडवांटेज है कि ये मेजर कर सकता है वेलोसिटी एट वन पॉइंट। ऑब्वियसली वो जो है, ये जो फ्लूइड यहाँ से एंटर होगा, सिर्फ यही के फ्लूइड का वो वेलोसिटी मेजर कर सकता है। यहाँ से जो फ्लूइड है वो तो आगे चले जाएंगे, नीचे के जो फ्लूइड है वो तो आगे चले जाएंगे, तो यहाँ का तो नहीं मेजर कर सकता, इधर का कर सकता है। सो मेजर वेलोसिटी एट वन पॉइंट, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी कई ज्यादा हैं कि ये खुद इनकी वजह से ना डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस यानी एडी करंट क्रिएट हो सकते हैं, और जब एडी करंट्स क्रिएट होंगे तो जैसे मैंने कहा था कि एडी करंट्स के वॉर्टेक्स जैसे दिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अगर फ्लूइड इस तरफ भाग रहा है तो एडी करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, उसके फ्लो को अपोज करेंगे, तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगा। ये हमें एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं देता, हाँ, क्योंकि हमें देख सकते हैं हम u स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ना कि u।
एंड फॉर गैसेस जो रीडिंग होती है बहुत ही स्मॉल होती है, सो शायद से हमें इतनी स्मॉल होती है कि हम गैसेस के लिए मोस्टली तो यूज भी नहीं करते इसको, बिकॉज इट इज लेस एक्यूरेट। और अब हम अपने लास्ट हाइड्रोडायनेमिक मेथड में आते हैं, विच इज रोटामीटर। सो रोटामीटर जो है इसको वेरिएबल एरिया मीटर भी कहते हैं, ठीक है। जो रोटामीटर है इसको वेरिएबल एरिया मीटर भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ये जो है ये पूरी तरीके से बर्नौलिस प्रिंसिपल पे नहीं बेस्ड है, तो इसका वर्किंग कैसा है वो मैं जरा समझाता हूँ। इसका प्रिंसिपल कैसा होता है कि काम किस पे करता है कि मान लो कि जो रोटामीटर है ये पाइप है, इसको ना मैं रोटामीटर को यहाँ अटैच कर दूं, यहाँ पे। सो अगर जब ये पाइप में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इस रोटामीटर में ना एक प्लमेट होता है, इसको फ्लोटर भी कहते हैं। तो ये रोटामीटर ना खुद फ्लूइड से भरा हुआ है और इसमें ना एक प्लमेट तैर रहा है, एक प्लमेट जो है या फ्लोटर जिसको कहते हैं वो तैर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये एक स्ट्रेट पाइप से कनेक्ट है, ठीक है। सो जब एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है इसमें से, पाइप में से, तो अगर ये ज्यादा तेज, तो ये यहाँ पे ओपनिंग होती है तो ये फ्लूइड कुछ यहाँ भी जाएगा। तो अगर ये फ्लूइड ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर भी अप्लाई करेगा, ज्यादा प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये प्लमेट जो है ये ऊपर जाएगा, ये प्लमेट ज्यादा ऊपर जाएगा। और अगर ये फ्लूइड जो है वो कम प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो ये प्लमेट जो है वो नीचे आएगा। सो इसके ऊपर और नीचे जाने से हमें पता चलता है कि कितने तो फ्लूइड का जो रेट है वो हमें बहुत आराम से पता चलता है कि उसका रेट क्या है, क्योंकि और ये जो प्लमेट है इसके पीछे ना एक स्केल ऑलरेडी माउंटेड होता है ऑन द रोटामीटर। सो हम आराम से वो स्केल, अगर ये ऊपर गया, मान लो इधर आ गया, सो हमें स्केल में रीडिंग देख सकते हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं। सो ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जब जहां से कई सारे रिएक्टेंट्स को ना पाइप से पास किया जाता है। सो और तो ये ना मोस्टली अगर एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, सो जो प्लमेट होता है ना वो लगभग सेम जगह ही खड़ा रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, वो सेम जगह ही तैरता रहेगा, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि क्या रेट है, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होने लगा तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसके यूजेस में आता है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब ड्रग्स, इन द फर्मेंटर्स में आपको पता होगा ना कि ऑक्सीजन की काफी डिमांड, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। सो उस ऑक्सीजन को जो हम सप्लाई करते हैं तो पाइप्स के थ्रू करते हैं, तो उसके टाइम वो जो एयर है, वो एयर का फ्लो रेट क्या है वो पता होना काफी जरूरी है, क्योंकि एक कंट्रोल कंडीशंस में हमें एयर सप्लाई करना होता है। ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। सो एक कंट्रोल्ड कंडीशन के लिए हम रोटामीटर वहां पे अटैच करते हैं। हम इनको गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये डायरेक्ट विजुअल इंडेक्स देता है फ्लो ऑफ रीडिंग। हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि कितना फ्लो है, कि कैसा फ्लो है किसी फ्लूइड का। अगर ज्यादा ऊपर प्लमेट रहा तो ज्यादा फ्लो, ज्यादा प्रेशर से वो पानी, वो फ्लूइड जो है वो रन कर रहा है। अगर ये प्लमेट नीचे हुआ तो कम प्रेशर से वो फ्लूइड रन कर रहा है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट पाइप्स। इसके पहले के हमने जितने भी देखे कॉन्सेप्ट, ओरिफाइस मीटर हो, वेंट्यूरी मीटर हो, पाइटॉट ट्यूब हो, उन सब में एक कंडीशन था कि ये स्ट्रेट पाइप में ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे ओरिफाइस मीटर में एक स्ट्रेट पाइप में स्लिट डाला, वेंट्यूरी मीटर में थोड़ा सा पाइप का ही हमने शेप चेंज कर दिया, ठीक है, और इसको दोनों तरफ पाइप कनेक्ट कर दिया, स्ट्रेट पाइप्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। पाइटॉट में भी हमें एक इंसर्शन ट्यूब डालना पड़ता है, वो भी स्ट्रेट पाइप में डालना पड़ता है। रोटामीटर का फर्क है कि हम आराम से इसको पाइप के ऊपर भी डाल सकते हैं, नो वरी। तो इसका एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेपर ट्यूब्स, ठीक है। ये टेपर ट्यूब्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो नीचे से ये पतला है रोटामीटर, ऊपर जैसे से जा रहा है ये थोड़ा इसका जो विड्थ है, इसका जो ब्रेथ है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए टेपर्ड, थोड़ा टेपर्ड है ना, ऊपर से ऊपर मोटा, नीचे पतला, तो पतले से मोटा आ रहा है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल टेपर्ड ट्यूब विच इज माउंटेड विद अ नैरो एंड। नाउ इट इज यूजुअली मेड ऑफ ग्लास। ये जो ऑब्वियसली हमें तुरंत देखना है अगर, क्योंकि ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो अगर देखना है तो ग्लास का बना होना चाहिए।
किसी और मटेरियल का होगा तो प्लमेट हमें दिखेगा ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। अ लीनियर स्केल इज एज्ड प्लमेट, ये देखो, अ सॉलिड प्लमेट इज प्लेस्ड इन द ट्यूब। और ये प्लमेट जो है वो मोस्टली लीड, एल्यूमिनियम या ग्लास और प्लास्टिक का बना हो सकता है। सो अगेन हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, हमने वर्किंग भी देख लिया कि कैसे काम करता है, यूजेस एंड एडवांटेजेस भी देख लिए। सो ये हमारा एंड था फ्लो मीटर्स का। ये 4 फ्लो मीटर्स हाइड्रोडायनेमिक मेथड से जो यूज किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है जो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही कम पूछते हैं, पर एग्जाम में अगर पूछा तो जस्ट इन केस अगर पूछा तो उसके लिए होता है एनर्जी लॉसेस। सो जब एक फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो हमें काफी सारे एनर्जी लॉसेस देखने मिलते हैं। तो वो एनर्जी लॉसेस मोस्टली कहाँ से देखने मिल सकते हैं, ऐसे क्या कंपोनेंट्स है पाइप के जहां जिसकी वजह से हमें एनर्जी लॉसेस देखने मिलते हैं, तो जरा उसके बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज एनर्जी लॉस? So when a fluid moves from one place to another, some amount of energy is lost. So according to the law of conservation of energy, energy balances have to be accounted. तो एनर्जी लॉसेस में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, समझो कि एक पाइप है, तो यहाँ पे जब फ्लूइड जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो कुछ ना तो कुछ एनर्जी जो है, मान लो कि फ्रिक्शन की वजह से ये जो फ्लूइड है वो वॉल ऑफ दी पाइप से फ्रिक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हमें एनर्जी लॉसेस देखने मिलेंगे। सो कैसे वो एनर्जी लॉसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं? इट इज मोस्टली ऑफ 4 टाइप, ठीक है, लॉसेस जो होते हैं। इट इज फ्रिक्शन लॉसेस, लॉसेस इन फिटिंग्स, एनलार्जमेंट लॉसेस एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस क्या है तो मैंने अभी बता दिया कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सो जो फ्लूइड पाइप के वॉल के पास हो तो वो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। कौन फ्रिक्शन देता है? ये वॉल ऑफ द पाइप्स, वो इसकी मूवमेंट को अपोज करता है। अगर फ्लूइड इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन ना इस तरफ लगता है, पता होगा ना, फिजिक्स 11-12 में पढ़ा है हमने। फ्रिक्शन इस तो इसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसी को फ्रिक्शन लॉसेस कहते हैं। सो ड्यूरिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स फ्रिक्शनल फोर्सेस कॉजेस लॉस इन प्रेशर। सो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? is directly proportional, not depend, is directly proportional to the velocity of fluid, density of fluid, ठीक है, length of pipe and inversely proportional to diameter of pipe. This relation जो है it is given by fanning equation. So हम friction losses को calculate कैसे करेंगे? So हम उसके लिए ना फैनिंग ने हमें एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा P is equals to 2FU square L rho upon D. F जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, U है वेलोसिटी, L है लेंथ ऑफ द पाइप, रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड D इज द डायमीटर। सो इसमें ये सब हमको पता होता है, डायमीटर क्या है, डेंसिटी क्या है, लेंथ क्या है, वेलोसिटी पता चल जाएगी। फ्रिक्शन फैक्टर हर मटेरियल का हमें पता होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का फ्रिक्शन फैक्टर डिफरेंट होगा। इसमें डालेंगे तो हमें डेल्टा P मिलेगा, प्रेशर हेड जो एनर्जी लॉस हुई वो हमें मिल सकता है। और अगर वो फ्लूइड विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, अगर किसी विस्कस फ्लूइड के लिए तो विस्कस फ्लो शो करेगा तो हैगन-पोसाइली इक्वेशंस यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो डेल्टा P इज इक्वल टू 32 LU ईटा अपॉन D स्क्वायर। सेकेंड टाइप में आते हैं विच इज लूजेस इन फिटिंग्स। सो व्हेन फिटिंग्स आर इंट्रोड्यूस, तो फिटिंग्स का मतलब क्या है कि देखिए पाइप कभी भी सीधी नहीं होती है। कभी आप अपने घर की पाइप देखोगे तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, फिर दीवार से सट के आता है ना, तो जैसे जैसे दीवार जा रही वैसे वैसे पाइप्स भी मुड़ते रहते हैं। कुछ पाइप्स ऐसे होते हैं कि वो 2 वेज जाते हैं, एक इस तरफ जाएगा तो एक इस तरफ जाएगा। तो 2 पाइप को जोड़ने के लिए हम कुछ फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जो 2 पाइप्स को जोड़ देते हैं बीच से। सो इन फिटिंग्स की वजह से भी ना कुछ एनर्जी लॉसेस होती हैं। जैसे यहाँ पे टर्न हो रहा है तो हम यहाँ पे भी देखिए ना एक फिटिंग लगाते हैं ताकि 2 स्ट्रेट पाइप्स को जोड़ पाए। एक ऐसा कर्व सा होता है तो ताकि इस स्ट्रेट पाइप को और इस स्ट्रेट पाइप को हम जोड़ पाए। सो इस फिटिंग जो हमने फिटिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ना, तो इसकी वजह से भी कुछ एनर्जी लॉसेस होती हैं, उसको जानते हैं। सो व्हेन फिटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्ट्रेट पाइप, दिस कॉजेस डिस्टर्बेंस इन द फ्लो which results in additional loss of energy. So losses in fittings may be due to change in direction, elbow fitting जो यहाँ पे मैंने दिखाया, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लूइड एक से सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, बट इस एल्बो फिटिंग की वजह से उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है।
ठीक है, और चेंज इन द टाइप ऑफ फिटिंग, कि एल्बो फिटिंग है, ये एल्बो फिटिंग है, या ये जो कहते हैं ना एल टाइप फिटिंग भी कहते हैं, या टी फिटिंग कहते हैं बिकॉज इट इज टी शेप्ड। ठीक है, सो अगर डायरेक्शन जब किसी फ्लूइड का चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमें एनर्जी लॉसेस देखने मिलते हैं। एंड जब टी शेप फिटिंग्स की वजह से भी, मतलब जो अलग शेप होता है ना फिटिंग्स का, उसकी वजह से भी हमें एनर्जी लॉसेस देखने मिलते हैं। तो इन एनर्जी लॉसेस को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सो यस, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप। मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट पाइप, कितना बड़ा स्ट्रेट पाइप हमें लगेगा, बिकॉज एक स्ट्रेट पाइप होगा उसमें कुछ एनर्जी लॉसेज होंगी। सो एक जो कर्व्ड पाइप होगा उसमें भी कुछ एनर्जी लॉसेज होंगी। सो इस कर्व्ड पाइप की जो एनर्जी लॉसेज होती है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं? हम उसके इक्विवेलेंट स्ट्रेट पाइप में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है उससे मेजर करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ फिटिंग इज इक्वल्स टू, वो हमें कैसे मिलेगा इस फॉर्मूले से, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट लेंथ इनटू इंटरनल डायामीटर। सो मान लो कि इक्विवेलेंट लेंथ जो है किसी पाइप का वो है 300। यहाँ पे एक पाइप है ग्लोब वाल्व करके, जो उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया। सो एक उसका जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो 300 है। ठीक है, उस पाइप का इंटरनल डायमीटर 50 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें 15 मीटर्स आता है। तो इस 15 मीटर का मतलब क्या है कि दिस मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोब वाल्व विद एनर्जी लॉस इज इक्विवेलेंट टू 15 मीटर ऑफ स्ट्रेट पाइप। सो सिर्फ एक 300 मीटर, एक 300 इक्विवेलेंट लेंथ का ग्लोब वाल्व जो है उसका जो एनर्जी लॉस है इट इज इक्वल टू 15 मीटर का स्ट्रेट पाइप। सो देख सकते हो कितने ज्यादा एनर्जी लॉसेस हैं। फिर अभी हमारे लास्ट के दो लॉसेस आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस एंड एनलार्जमेंट लॉसेस। एक अगर आप समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप समझ जाओगे। कॉन्ट्रैक्शन लॉस में क्या होता है कि मान लो एक पाइप है और अचानक से हम जो है इसका जो एरिया है, जो डायमीटर है वो छोटा हो गया। यहाँ पे डायमीटर बड़ा है और यहाँ पे डायमीटर छोटा है। तो जब फ्लूइड फ्लो होता है तो अचानक से जब डायमीटर छोटा होता है तो उसको यहाँ से फोर्स किया जाता है जाने का, ठीक है, छोटे डायमीटर की वजह से। और इसके एक पॉइंट क्या होता है कि एडी करंट्स फॉर्म हो जाते हैं। और मैंने बताया था कि अगर फ्लो इस तरफ हो रहा है तो एडी करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। और एडी करंट्स की वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं, बिकॉज वो फ्लो को अपोज कर रहा है। जितनी तेजी से जाना चाहता है उतनी तेजी से जाने नहीं दे रहा है। सो वो यही बताया कि देखिए एक पाइप है वहाँ पे और ये अचानक से नैरो हो गया, बहुत ही सडनली नैरो हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो इट विल बी फोर्स टू गो थ्रू दिस नैरो पाइप। उसकी वजह से एडी करंट्स जनरेट होंगे और उसकी वजह से एनर्जी लॉस होंगे। पर एक कंडीशन है कि जो चेंज इन डायमीटर है वो सडन होना चाहिए। पर अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज है, ठीक है, ऐसे अचानक से कम नहीं हुआ, एकदम ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉसेस काफी कम होते हैं कंपेयर टू सडन चेंज इन डायमीटर। सो इसको कॉन्ट्रैक्शन लॉस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए पहले ज्यादा डायमीटर से फ्लूइड भाग रहा था, फिर अचानक से उसको कम लेस डायमीटर के पाइप से फ्लो होना पड़ रहा है। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन लॉस कहते हैं कि पाइप के सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉसेस आ रहे हैं। इसी का ऑपोजिट है एनलार्जमेंट लॉसेस। कि मान लो कि पहले जो डायमीटर था फ्लूइड का, सॉरी पाइप का, वो नैरो था, फिर बहुत ही सडनली वो एकदम लार्ज हो गया। तो इस सडन एनलार्जमेंट की वजह से भी ना एडी करंट्स फॉर्म होता है और उसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होगा। ठीक है, सो दिस सडन एनलार्जमेंट ऑफ अ पाइप फ्रॉम अ नैरो पाइप causes eddy currents which leads to energy loss। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस अगर आपको समझ गया हो तो एनलार्जमेंट लॉसेस भी समझ ही जाएगा, बिकॉज इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लॉस। पर इसमें भी वही सेम कि अगर ग्रेजुअली देखो धीरे धीरे अगर बढ़ा रहे उसका डायमीटर, यहाँ पे थोड़ा है, फिर यहाँ पे वापस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो जब धीरे धीरे डायमीटर बढ़ाएंगे ना तो हमें कम से कम लॉसेस देखने मिलते हैं। So this was the last topic of our today's session. I hope आपको जो मैंने समझाया वो समझा हो, ठीक है। And for more such videos, tips and tricks,
Please subscribe to Pharmacy India YouTube channel and do not forget to download Pharmacy India mobile app. Thank you.